दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरी वीडियो को, इतना लाइक किया, पसंद किया। मैं बहुत ही खुश हूं कि आप लोगों को आंसर्स हेल्प मिली आंसर से, और आप लोगों को काफ़ी पता चला कि पेपर कैसा हुआ था। आप लोगों के कमेंट से काफ़ी कुछ पता चलता है। जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं आए, आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको किसी सवाल में दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम पता चली। जैसे मुझे कई बच्चों ने कमेंट किया और मुझे पता चला कि कल के पेपर सॉल्व करते समय मैं पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था वो मिस कर गया। क्योंकि क्या था, हम सेट ए बी सी तीन सेट सॉल्व कर रहे थे, तो तीनों सेट में क्वेश्चंस का जंबल चल रहा था, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो पता चला एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन ऐसा था जो तीनों सेट में छूट गया। तो आइए आपके कमेंट से हमें पता तो चल गया और अब उस कमी को दूर कर देते हैं। और हाँ, ये वीडियो वैसे पार्ट बी सेक्शन के लिए है। पार्ट बी सेक्शन के तीनों सेट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के साथ पूरा अंत तक बने रहें, तो हम तीनों सेट के फुल आंसर्स आपको दिखा देंगे। और ये देरी वाले बच्चों के लिए पेपर नहीं है, तो बी आप लोग ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेट 1 का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। तो बेटा ये सेट 1 का पेपर हमारे पास है और इसमें जरा देखते हैं क्या था सेट 1 के पेपर में। बेटा सेट 1 में 19 में वसुधा और देवन का क्वेश्चन था। वसुधा और देवन के क्वेश्चन में क्या करना था? पहला पॉइंट था इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू 60,000 है उसे 63,000 में बेच दिया। बेटा अपनी कौन सी वैल्यू काम की होती है? बुक वैल्यू। जितने में बेचा ना, तो 63,000 में बेचा था आपने और 700 रुपए अपने ब्रोकरेज को दे दिए। अरे भाई, अल्टीमेटली अपनी पॉकेट में कितने आए? अपनी पॉकेट में आए 62,300 रुपए। कैश आया, कैश डेबिट। 2 में क्या आएगा? रियलाइजेशन। सो सिंपल। सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर्स जिनकी कीमत थी 65,000 पर सेटल्ड बाय हैंडिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम along with the payment of 23,000 by check। बेटा आपने क्या करना है? स्टॉक जो दिया उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, सबको पता है ये तो, लेकिन जो चेक दिया उसकी तो एंट्री करोगे ना। तो 23,000 रुपए की क्या एंट्री करोगे बेटा? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 23,000 रुपए। सिंपल। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? There was old furniture which had been completely written off from the books, so it was taken over by Vasudha। अरे भाई, राइट ऑफ कर दिया तो क्या हुआ? वसुधा कुछ लेके तो गई है। वसुधा रिसीवर है, गिवर। डेबिट द रिसीवर। वसुधा रिसीवर है तो क्या करोगे? वसुधा को डेबिट कर दोगे और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देवन अंडरटुक टू पे मिस देवन्स लोन ऑफ 45,000। बेटा देवन ने कहा कि मैं चुका दूंगा अपनी वाइफ का लोन, तो वो रिसीवर है, गिवर है ना, तो देवन को क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको करोगे? ऑब्वियसली रियलाइजेशन को, क्योंकि लोन तो पहले ट्रांसफर हो जाता है ना, वो वर्ड तो यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट, देवन वाज अपॉइंटेड। अब बेटा ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, ये तीनों सेट्स में कॉमन पॉइंट है और बहुत ही स्पेशल है। आप लोग एक बार इस आंसर को जरूर चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है नहीं, और अगर आपका सही आंसर था तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने बिल्कुल सही सोचा था। आई विल फील प्राउड फॉर यू कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट था फिर भी अच्छा सॉल्व कर दिया। वेरी गुड। आइए मैं बता दूं क्या पॉइंट है इसके अंदर। Devan was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000। यानी देवन को हमने कहा कि भाई 7,000 रुपए तू ले लियो और डिसोल्यूशन का सारा काम तुम संभाल लियो। आगे लिखा ही एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कहते हैं कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस जो होगा वो भी तू भुगतना, हम तो केवल 7,000 रुपए के लिए अपना नुकसान झेलेंगे। कहते हैं एक्चुअल एक्सपेंस देवन ने जो हुए वो 11,000 के हुए, लेकिन पेड किसने किए? फॉर्म ने। बेटा किसकी पॉकेट से पैसा गया 11,000 रुपए का? हमारी पॉकेट से। टू बैंक लिखेंगे या टू कैश लिखेंगे 11,000 रुपए। रियलाइजेशन तो डेबिट होगा 7,000 से, क्योंकि प्रॉमिस तो 7,000 के खर्चे का था। बेटा 4,000 रुपए जो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है वो देवन्स कैपिटल के नाम से है। आई होप कि आप लोगों ने एंट्री सही करी हो, क्योंकि मैं कई बच्चों से मिला, उन्होंने ये एंट्री गलत कर दी, उनको समझ ही नहीं आया कि इसमें करना क्या है। पेड बाय द फर्म। टू कैश में 11,000 रुपए आएंगे और बैलेंसिंग फिगर 4,000 रुपए देवंस में चली जाएगी। ऐसे सेम पॉइंट सेट 2 और 3 में भी है। खैर आइए सेट 1 की बात करते हैं। लास्ट एंट्री है लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,000 का था। बेटा लॉस है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल कम करनी है, कैपिटल को डेबिट कर दो, टू रियलाइजेशन उनके रेशियो में बांट दो। तो आपका सेट 1 का आंसर कितना इजी था। अब हम देखते हैं सेट 2 वालों के पेपर में क्या आया था। यह हमारे पास सेट 2 का पेपर है। सेट 2 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 20 था डिसोल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था? पहला पॉइंट था अखिल अंडरटुक अ पे अ बैंक लोन ऑफ 49,000। अखिल ने कहा कि जो बैंक का लोन है वो मैं चुका दूंगा। अखिल पे करेगा ना, वो रिसीवर है, गिवर पे करने वाला है। क्रेडिट कर दो अखिल को, डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन को। बैंक लोन को तो नहीं कराया ना? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट,
There was an old computer which had been completely written off from the books. It was taken over by Namita. बेटा नमिता कोई कंप्यूटर उठा के ले गई, राइट ऑफ था तो क्या हुआ, कंप्यूटर ले गई ना, डेबिट द रिसीवर, नमिता को डेबिट कर दो, क्रेडिट किसको करोगे, ऑफ कोर्स रियलाइजेशन को। थर्ड पॉइंट बेटा, इन्वेस्टमेंट ऑफ 39,000 वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर 32,000, बेची कितने में, 32 में ना, कमीशन कितना दिया 600, अल्टीमेटली पॉकेट में कितने आए, 32,000 में बेची, 600 रुपए कमीशन दिया, तो अपनी पॉकेट में तो 31,400 आए ना, 31,400, तो एंट्री कर दो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट एंट्री वही बेटा सेट ए में भी थी, थोड़ा ध्यान से ये एंट्री, फोर्थ क्या है, क्रेडिटर्स वर्थ 46,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा 40,000 का 10% कितना हुआ, 36,000 माइनस करने के बाद जो बचा, यानी 46,000 के क्रेडिटर्स थे जिसमें से 36,000 का वो स्टॉक ले गए, तो कितनों को और मैं पेमेंट करूं, 10,000। बेटा स्टॉक ले जाने की तो एंट्री होगी नहीं, 10,000 पेमेंट करने की तो एंट्री होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 10,000 रुपीस, सिंपल था। अब नेक्स्ट पॉइंट था इसके अंदर बेटा, अखिल वाज अपॉइंटेड, ये वही पॉइंट जो मैं सेट 1 में भी बोला था, डिफिकल्ट है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखें। अखिल वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच डिसोल्यूशन एक्सपेंस 13,000 का रेम्युनरेशन पे रखा था हमने, और डिसोल्यूशन के एक्सपेंस उसी को भुगतने थे, एक्चुअल में 21,000 का खर्चा हो गया, जो पेड बाय द फर्म, पे किसने किया, फर्म ने ना, ध्यान से सुनेंगे। रियलाइजेशन डेबिट होगा 13,000 से, 13,000 से क्यों, क्योंकि हमने उसको 13,000 पे रखा था, तो हमारा खर्चा 13,000 तो तय है। टू बैंक, हमारी पॉकेट से कितने रुपए गए, 21,000, 8,000 का बैलेंसिंग फिगर है, किसमें आ जाएगा, अखिल में। सेम ऐसे पॉइंट इनके में भी था, तो बेटा क्रॉस चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही किया था या नहीं, पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी था। आओ छठा पॉइंट है बेटा, पीएल का क्रेडिट बैलेंस था। बेटा अगर क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बचपन से सबको आता है, सर डेबिट करेंगे, पीएल को डेबिट करो, पार्टनर्स को क्रेडिट करो, हो गया आपका सवाल। 6 नंबर खुले बस्ते में आने वाले हैं, ये आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे अगर आपका ये वाला पॉइंट सही है तो। खैर सेट नंबर 3 पे चलते हैं। सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 19 डिसोल्यूशन का था, और क्वेश्चन नंबर 19 जो डिसोल्यूशन का है वो देख लेते हैं क्या था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 काफी वो सेट 1 वगैरह क्वेश्चन के बराबर ही था, एक जैसा ही था बिल्कुल। और बेटा सेट 19 में अमन और अनीशा का सवाल था। पहला पॉइंट था क्रेडिटर्स वर्थ 90,000 वर सेटल्ड बाय हैंडलिंग ओवर द एंटायर स्टॉक टू देम विद अ पेमेंट ऑफ 15,000 बाय चेक। बेटा जो स्टॉक दिया उसकी कोई एंट्री नहीं, और जो चेक दिया 15,000 का उसके लिए एंट्री कर दो, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, सिंपल 15,000 से हो जाएगी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर 57,000। बेटा 50 कम का है, 57 जितने में बेचा, और कमीशन कितना दे दिया ब्रोकरेज 1,000, तो अल्टीमेटली पॉकेट में तो 56 आए ना, तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन कितने रुपए 56,000। आई होप आपको आता था ये। अमन अंडरटुक टू पे मिसेस अमन्स लोन 45,000। अमन ने कहा भैया मैं अपनी बीवी का लोन मैं चुका दूंगा। अरे भाई गिवर पे कर रहे हो, गिवर तो क्रेडिट कर देते हैं, अमन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, सिंपल है ना। अब फोर्थ पॉइंट, there was an old typewriter which had been written off completely from the books of the firm. It was taken over by Anisha at 4,000. बेटा अनीशा ले गई, सामान ले गई 4,000 रुपीस का, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर, अनीशा को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन है, सिंपल। ये पॉइंट स्पेशल वही 5 वाला है ना। अच्छा ये बताऊं आपको बेटा, सेट 1 और 2 में तो डिफिकल्ट था, आपका सेट 3 का थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब सेट 1 और 2 का सेम क्वेश्चन, अमाउंट डिफरेंट, सेट 3 में पॉइंट डिफरेंट है, ध्यान से सुनेंगे। अमन was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 16,000। हमने अमन को कितने पे रखा, 16,000 पे, यानी रियलाइजेशन तो डेबिट होगा कितने से, 16,000 से फॉर श्योर। नेक्स्ट he agreed to bear the dissolution expense, actual expenses incurred by अमन 15,000 which were paid off by the firm, यानी 15,000 पे किसने किए, हमने, तो टू बैंक में आएगा 15,000, आपका क्रेडिट में 1,000 रुपए कम पड़ जाएगा, किसके नाम से लगा दोगे, अमन के नाम से। तो बेटा इस एंट्री को क्रॉस चेक करना है, स्टार मार्क एंट्री है, बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला। फिर आपको बता रखा है प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे 30,000 का, बेटा प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कैपिटल को कर दो क्रेडिट, 30,000 से रियलाइजेशन को कर दो डेबिट, और आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो डिसोल्यूशन का पेंडिंग था मेरी तरफ से पार्ट ए में, यहाँ हो गया पूरा। अब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे, पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, और पार्ट बी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं सारे सेट के क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप अपने सेट का इंतजार करेंगे। थैंक यू।
तो दोस्तों फाइनली आप लोगों की डिमांड पे हम पार्ट बी सॉल्व करके ले आए हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास तीनों सेट्स के आंसर्स अवेलेबल हैं। पहले हम एक एक करके सेट्स के आंसर करेंगे। कॉमन एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन वो करेंगे। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन है उनको एक साथ देख लेंगे। सीरियल नंबर बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगी, तो आप देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, पुरानी वीडियोस को भी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बेटा सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था कि वो गारमेंट्स वगैरह हम लोग खरीदते बेचते हैं तो उसका क्या करते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था हमारा, ऑब्वियसली हमारे खरीदना बेचना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डे टू डे बिजनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 24, उसमें बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अपन किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं 4 लाख रुपए, 40,000 वापस आ रहे हैं, यानी 3,60,000 क्या हुआ, अल्टीमेटली गए ना अपने पास से। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी इज द राइट आंसर बेटा। ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा, दूसरे सेट्स में भी है, फिर बता दूंगा हम लोगों को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा आपको पता है टूल्स कौन से होते हैं, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, वो होते हैं टूल्स। इनमें से कोई टूल है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट्स हैं। बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीरियड स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। तो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो वो होते हैं टूल्स। तो नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं है बेटा। 26 नंबर जो है उसमें क्या लिखेंगे बेटा, जब अपना नेगेटिव कैश इनफ्लो आता है जिसे हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको ओपनिंग कैश बैलेंस में से माइनस करते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता है अपना, ठीक है। तो डिडक्टिव क्लोजिंग। नेक्स्ट है बेटा 27 में पब्लिक डिपॉजिट्स कहां आते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को खासकर याद करवाता हूं, बच्चों को डिबेंचर याद रह जाता है, बॉन्ड याद रह जाता है, बैंक लोन याद रह जाता है, भूल क्या जाते हैं पब्लिक डिपॉजिट। बेटा पब्लिक डिपॉजिट क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके भी अंदर अगर बताना चाहो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। खैर पूछा नहीं था, कोई बात नहीं। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, अदर करंट लायबिलिटी होती है बेटा, है ना, करंट लायबिलिटी लिख सकते हो। और बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 2 परचेज से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, ये रेशियो इंक्रीज होगा। तो बेटा ये आपका हो गया। चलिए चलते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सेट 2 के। सेट 2 वाले बच्चे जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 टू 29। पहला क्वेश्चन था प्रीपेड इंश्योरेंस कहां आता है, याद करके गए थे ना, अदर करंट असेट्स, सिंपल। 24 कह रहे हैं चेंज होगा या नहीं होगा। बेटे एक बात पता है आपको, बोनस शेयर कैसे इशू होते हैं, जब आपके पास पुराने रिजर्व्स हो जाते हैं, उन रिजर्व्स को क्या करते हो, शेयर में कन्वर्ट कर देते हो, मतलब शेयर्स को रिजर्व तोड़ते हो और उसके बदले शेयर दे देते हो प्रॉफिट्स में से। तो आपके रिजर्व्स कम हो जाएंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड कितना हुआ, सेम टू सेम उतना ही तो रहेगा शेयर होल्डर फंड, क्योंकि रिजर्व्स भी तो आता है उसमें। तो जब वो सेम टू सेम है तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, नो चेंज। 25 बेटा वही गारमेंट्स वाला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबने सही किया था मुझे। 26 में क्या है बेटा, कैश यूज होगा, क्यों, 7 लाख रुपए दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किए, 20,000 रुपए वहां से वापस आ गए, तो वापस आ गए तो क्या करेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 27 का 27 में क्या था, हाँ कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल नहीं है। तो बेटा कोई भी टूल नहीं है उनमें से। टूल्स कौन से होते हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, ये होते हैं टूल्स। ये तो सारी स्टेटमेंट होती है, कोई भी टूल नहीं है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या था बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम लोग, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि हम इनफ्लो आउटफ्लो पता लगा पाए कि अलग अलग एक्टिविटी में किस चीज में कितना इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ। कॉस्ट एंड एडवांस कहां आता है, सबको याद होगा कॉस्ट एंड एडवांस कहां आता है, अदर करंट लायबिलिटी में। कॉस्ट एंड एरियर कहां आता है, वैसे कॉस्ट एंड एरियर आता है शेयर कैपिटल के अंदर माइनस होता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में से। खैर यहां कॉस्ट एंड एडवांस पूछा था, जिसका आंसर क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। तो चलो बेटा चलते हैं हम सेट 3 की तरफ। सेट 3 के क्वेश्चंस देखते हैं। सेट 3 में 1 मार्क क्वेश्चन में क्या था, सेम टू सेम क्वेश्चंस थे। आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों वो क्यों बनाते हो आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस काम आती है, टॉप मैनेजमेंट के, ताकि वो डिसीजन ले पाए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें। लूज टूल्स कहां आते हैं बेटा, लूज टूल्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस कहां आते हैं, फिनिश्ड गुड्स, ये सब इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री ए इज द राइट आंसर। सिक्योरिटी डिपॉजिट, बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको क्या लग रहा है, असेट है। बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हमें मिला हुआ है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, ये अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा आपका। नोट ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या था, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 में था सेल ऑफ गुड्स 23,000 की करेंगे तो क्या कोई ऑपरेटिंग रेशियो पे असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, सेल ऑफ गुड्स। तो बेटा ऑपरेटिंग रेशियो पे असर पड़ेगा, सेट 3 है ना ये, हाँ बेटा सेट 3 का सेल ऑफ गुड्स 23,000 फॉर कैश विल नॉट अफेक्ट, अच्छा लिखा है विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग रेशियो। बेटा कैसे नहीं करेगा, गलत लिखा है, अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, फॉर अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट हो रहा है बार बार भाई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपन ने पैसा लगाया 6 लाख, वहां से डिविडेंड मिल गया 60,000, तो अल्टीमेटली अपनी जेब से कितने गए, 5,40,000 ना, तो बार बार वही आ रहा है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,40,000, सी पॉइंट राइट आंसर है।
लास्ट है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, आप सबको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि अपन इनफ्लो आउटफ्लो का पता लगा सके अलग अलग एक्टिविटीज में। तो बेटा यहाँ पे हमने कवर कर लिए 1 मार्क क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं ज्यादा मार्क्स के, और उन सवालों को सेट में जैसे भी ऑर्गेनाइज है उस तरीके से करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, वो सेट 1 2 3 सब में सेम है। इनफैक्ट अगला क्वेश्चन 31 भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी सेट से आपको। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 में क्या निकालना था, करंट रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो। फार्मूला आपको पता ही होगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होता है, डेब्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या निकालना है, करंट एसेट्स और इक्विटी। आओ बेटा करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, चलो नॉन करंट लायबिलिटी तो गिवन थी, करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो 4 लाख में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो करंट लायबिलिटी निकालोगे ना 2 लाख, ये करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट एसेट गिवन था, 2 लाख की करंट लायबिलिटी आ गई आपकी। देखो ये वर्किंग नोट 1 हो गया। वर्किंग नोट 2 क्या होता है आपको पता है ना भाई, टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होती हैं, टोटल असेट्स के। लायबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, टोटल असेट का मतलब नॉन करंट और करंट। बेटा आपके पास सारी वैल्यूज हैं, केवल क्या नहीं है, शेयर होल्डर फंड। आप जैसे शेयर होल्डर फंड को डालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, 6 लाख को यहाँ पुट कर दो। शेयर होल्डर फंड का मतलब भी तो इक्विटी होता है ना बेटा, तो 12 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, ये 2:1 वो भी 2:1 आ गया आंसर। कितना इजी सा था, फ्री के 4 नंबर। बेटा ये वाला जो सवाल था इसमें पहले क्या करोगे, थोड़ा सा लेंदी होता है। पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, जिसका नया नाम हो चुका है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकलता है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। आरएफओ दे रखी है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 25% यानी कि 2 लाख, 8 में से 2 गया तो 6 लाख। अब बेटा आप क्या फार्मूला लगाओगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, कोरफो अपॉन एवरेज इन्वेंटरी इनटू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आपके पास ये गिवन है, आपके पास ये गिवन है, एवरेज इन्वेंटरी निकालोगे 1,20,000, आपको याद भी होगी। अब आप ये रिलेशनशिप यूज करोगे। ये रिलेशनशिप क्या थी बेटा, क्वेश्चन में लिखा था क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंटरी। तो क्या करना है, ओपनिंग में 20 जोड़ दो। अब इसको यूज कैसे करते हैं सुनना, एवरेज इन्वेंटरी क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग को तो ओपनिंग ही रखो, क्लोजिंग इन्वेंटरी को रिप्लेस कर दो इस वर्ड से। क्लोजिंग और ये बराबर है ना, तो ये वैल्यू उठा के ले आओ यहाँ पे, ये ले आए। अब ओपनिंग और ओपनिंग 2 ओपनिंग, ये दो इधर मल्टीप्लाई में जाके 2,40,000 हो गया। 20,000 को माइनस किया तो ओपनिंग निकल आई 1,10,000। क्लोजिंग कितनी आ जाएगी, 1,10,000 में 20,000 जोड़ दो, कितनी आ गई 1,30,000। तो आई होप आपको याद होगा कि 1,10,000 और 1,30,000 आंसर था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में तो जितने भी बच्चे थे मेरे ख्याल से सबके 4 में से 4 आने वाले, कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, कंपैरेटिव कॉमन साइज हमेशा चॉइस भी आती है इसमें। बच्चा यही सोचता रहता है कि सवाल तो बड़ा आसान आएगा, शायद परसेंटेज निकालने में जान लेकर जाए, क्योंकि जब हम बुक से सवाल करते हैं, प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व करते हैं तो डिवाइड करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सीबीएसई ने पूरे पेपर में अगर सबसे अच्छा कुछ किया है तो वो था कंपैरेटिव कॉमन साइज का सवाल, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए इतनी आसान से चीजें थी कि मतलब देख के दिल खुश हो गया, आप लोगों का भी हुआ होगा। और बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनाते हैं मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बात ध्यान रखनी थी, क्या बेटा प्रीवियस ईयर की वैल्यू को पहले लिखना था और करंट ईयर की वैल्यू को बाद में। सवाल के अंदर याद रखना करंट ईयर पहले था, प्रीवियस ईयर बाद में, जबकि आपको क्या करना है, उसको पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर लिखना है। तो ये माइंडेड अगर आपने वो लिखा होगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। आओ एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है बेटा, एब्सोल्यूट चेंज का तरीका होता है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस कर दो, 12 लाख में से 4 लाख गए 8 लाख। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज निकलता है बेटा, ये जो एब्सोल्यूट चेंज आया था 8 लाख, उसे प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी 4 लाख से, तो कितना आंसर हो जाएगा 200% इंटू 100 कर दोगे। ये कई बच्चे कहते हैं ना C अपॉन A इंटू 100, C इसको A इसको अपॉन 100, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो बेटा मैं आंसर आपको एक बार बता देता हूं, दिख तो रही है आप लोगों को, याद भी होगा 200 200 100 100 350 350 350। आप लोगों को इस स्टेटमेंट बनानी आती है, ये इसके भी मार्क्स होते हैं बेटा, तो ये 350% आ रहा होगा, याद रखना। अगर आपका आ रहा था तो सही था, डिफिकल्ट नहीं था। जिन लोगों ने इसका सेकंड ऑप्शन आपने अटेम्प्ट किया कॉमन साइज बैलेंस शीट, उन्हें भी ये बात ध्यान रखनी है कि 2018 की वैल्यू पहले आएगी, 2019 की वैल्यू बाद में आएगी। सारे सेट्स के अंदर आंसर सेम है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेम है, 1 2 3 के अंदर सब में सेम चल रहा है। तो जिसने ये वाला क्वेश्चन किया है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू पहले लिखनी है, करंट ईयर की बाद में, यानी कि चेंज करना है सवाल को। उसके बाद आप हेडिंग क्या डालते हो, परसेंटेज ऑफ टोटल। अब परसेंटेज ऑफ टोटल होती क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, ये जो वैल्यू होती है ना प्रीवियस ईयर की, इसे प्रीवियस ईयर के टोटल से डिवाइड कर दो। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर के टोटल से, करंट ईयर की वैल्यू को करंट ईयर के टोटल से, इंटू 100 तो आ गई।
यानी 2 लाख को जब 10 लाख से डिवाइड करोगे इनटू 100 करोगे तो 20% आएगा। बेटा इस क्वेश्चन को देख के तो है ना बच्चे ओरली कर लें, 20%, 7%, 43, 30, ये आ गया आंसर। सॉल्व करके दिखाने की जरूरत होती नहीं है, आपको तो परसेंटेज लिखनी है। तो क्या करना होता है, सबके पास 2 डिजिट पढ़ लो स्टार्टिंग के, 27, 43, 30 आ गया, 15, 20, 30 आ गया। सिंपल। सेम इसी तरह जब करंट ईयर का करोगे तो 4 लाख को 10 लाख से करोगे, 1 लाख को 10 लाख से करोगे, हो जाएगा। तो आपके आंसर्स याद आ रहे हैं आपको? कुछ ऐसा है नहीं इस सवाल के अंदर जो आप लोग ज्यादा ध्यान से देखो। मेरे हिसाब से 4 नंबर आपके रेशो में और इसमें दोनों में पूरे आ रहे होंगे। अब बारी आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल की, जिसके लिए सब लोगों की क्वारीज आई थी कि सर सवाल सॉल्व करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपने बुक का, अपने पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में काफ़ी बच्चों के, मैं जब रिव्यूज़ लेने गया था एग्जाम सेंटर के बाहर, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि बच्चे डाउटफुल थे, ऑपरेटिंग बनाए नहीं बनाए। कमेंट्स में भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या करें। तो बेटा फाइनली मैं रिवील करता हूँ आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछेगी। बेशक उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दिया ऊपर नील है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों चीजें आती हैं। अगर उन्होंने ये नील बता भी दिया आपको, तो भी आपको जब कोई पूछेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो आपको ये चीजें एक एक करके दिखानी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना था। तो किसी ने अगर ऑपरेटिंग नहीं बनाया तो बेटा आई एम सॉरी, आप थोड़ा सा कम कराए। खैर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेंथी भी था सवाल, जैसा कि पेपर लेंथी था तो क्वेश्चन भी लेंथी होना ही है ऑब्वियसली। तो बेटा कुछ वर्किंग नोट्स में आप लोगों को बता देता हूं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे थे, क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में आ गए। फिर आगे बच्चों को क्या करना था, यहाँ प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, लॉस 6000 है, सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करते हैं। बच्चे क्या कराए, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस कराए। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब माइनस करते हैं यहाँ पे जब कॉस्ट लिखा हो, यानी बुक वैल्यू ना दे रखी हो, क्या दे रखा हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तब आते हैं वो। यहाँ तो आपको बुक वैल्यू दे रखी थी, तो ये कॉस्ट माइनस एडी करना ही नहीं था, सीधा बुक वैल्यू आ जाएगी 60000। तो सेल वैल्यू कितनी निकलेगी, 54000, 54000, जो यहाँ आ जाएगी बाय बैंक में 54। और जो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा था वो यहाँ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड। एक बार यहाँ गया वो 20000, एक बार यहाँ आ गया, तो उसका यूज यहाँ पे आया। अब इस अकाउंट में 3 चीजें पता है, बैलेंसिंग फिगर 80000 निकल आएगी आप लोगों का इस साल का डेप्रिसिएशन। ये कहाँ चले जाएगा इस साल का डेप्रिसिएशन, यहाँ आ जाएगा आपका 80000 रुपीज इस साल के डेप्रिसिएशन में आ जाएंगे। उसके बाद आप ऊपर वाले अकाउंट को क्लोज करोगे, लॉस आपने लिख ही दिया, सारी चीजें लिख दी, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 5,40,000। खरीदा है 5,40,000 का, इन्वेस्टिंग में माइनस कर दो, बेचा है 54,000 का, इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो, और जो लॉस हुआ है 6,000 का, वो लॉस कहाँ जाएगा, पीबीटी के अंदर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6,000। आया स्टेटमेंट समझ में आप लोगों को? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बच्चों को लगता भी है पूरे साल में थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन क्या करें पेपर में था, करना तो पड़ेगा आपको। हाँ खैर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कर गया है, एक पॉइंट ध्यान दिया, इसमें क्या था, 1 जुलाई को रिडेम्पशन किया था, 3 महीने का तो निकालोगे ओपनिंग पे और बाकी 9 महीने का निकालोगे क्लोजिंग पे। तो 3 महीने का ओपनिंग बैलेंस पे 4 लाख का 8% और बाकी 1 लाख पे 8% 9 महीने का निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 14,000। कहाँ जाएगा, एक बार तो ये बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से प्लस हो जाएगा, और एक बार यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के नाम से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखा, ये 14,000 ही करके आए हो ना, पक्का हिडन एडजस्टमेंट होती है, नहीं बोला तब भी करनी पड़ती है, ये बेटा इंपॉर्टेंट थी, इसको एक बार फिर से याद करो, क्या किया या नहीं किया आपने। उसके बाद बेटा सवाल के अंदर इसका क्या था, नेट लॉस दे रखा है, नेट लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स जो था, आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है ना, प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की, वो यहाँ माइनस होती है नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो करंट ईयर की वैल्यू होती है वो ऊपर सबसे पहले यहाँ प्लस हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको सारे बेसिक आइटम में बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा कम हुआ है तो प्लस करेंगे, उसके बाद कैश फ्लो नील आ गया, नील आता है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, हाँ भी बुक वाले ने भी नील ही बताया था पेपर के अंदर। आओ तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हाँ एक पॉइंट और था, अपनी गुडविल है ना हमेशा राइट ऑफ हो रही होती है, और राइट ऑफ होती है तो अपन यहाँ डाल देते हैं सवाल में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लेकिन इस बार क्या हुआ, गुडविल कम नहीं हुई, गुडविल बढ़ गई, और गुडविल बढ़ती है तो क्या करते हैं, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं, जैसे हमने खरीदी है ये मान के, है ना। तो परचेज ऑफ गुडविल यहाँ आती है बेटा, ये स्पेशल पॉइंट था, सही करके आए हो, तो ये 5,96,000 का नेगेटिव आ जाएगा। फाइनेंसिंग के अंदर नॉर्मल चीजें थी और कुछ भी नहीं था, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में तो नहीं ले लिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो नहीं ले लिया, कहाँ आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग में आता है, तो यहाँ पे लेना था आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा
करंट इन्वेस्टमेंट का क्या किया, उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना था। ये देखो जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लोगे ना तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश दोनों को जोड़ के लिखोगे, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल कई बच्चों की क्वेरी आ रही थी ऑपरेटिंग का क्या करें ये वो, मेरे ख्याल से आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए, सारे सेट सॉल्व कर दिए हैं। काफ़ी मेहनत लगी लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ जायज़ है। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स से भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी क्लास 12th के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालने वाला हूँ। आप लोग भी चाहें तो हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ बल्कि को बता दूं अभी है ना एडमिशन सीजन चालू होने वाला है, तो हमारी वीडियोस करियर काउंसलिंग को लेकर भी होंगी, कहाँ कहाँ एडमिशन ओपन हो रहे हैं इसके ऊपर भी होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर।